हाय दिस इज एके एंड वेलकम टू दिस चैनल चौधरी ज्ञान। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। लेकिन बायोलॉजी मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको। अगर आपने यूट्यूब का थंबनेल देख लिया होगा तो आप जान ही गए होंगे, लेकिन अगर नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज हमारे साथ हैं, आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे जो वो है मिस्टर साहिल सिद्दीकी सर, जो कि बहुत ही बायोलॉजी के जाने माने टीचर हैं और उन्होंने कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया भी है और जो कि बहुत ही ज़्यादा बायोलॉजी के मास्टर टीचर हैं। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए और कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट कर बताइएगा जरूर क्या कैसा लगा इनसे पढ़ करके, ठीक है ना। तो कमेंट जरूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट्स, हियर इज साहिल सिद्दीकी। आज क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हम एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन हर एक कॉन्सेप्ट को लेते हुए, हर एक फैक्ट को लेते हुए, ईच एंड एवरी टेबल, ईच एंड एवरी डायग्राम्स, ईच एंड एवरी फिगर, हर चीज पर हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर? और अगर हम बात करें इस चैप्टर की तो ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। किसी भी चैप्टर की इंपॉर्टेंस हमें पता कैसे चलती है? लास्ट 10 ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई इस ईयर में इतना, इस ईयर में इतना। अगर कंसिस्टेंटली अगर किसी चैप्टर से लगातार ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट मींस कि अगली बार भी उससे सवाल ज्यादा ही आने वाले हैं। एग्जांपल के तौर पर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को लेते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है इधर देखिएगा। अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए, सीबीएसई 2010 में इन्होंने 8 सवाल पूछा, सीबीएसई 2011 में इन्होंने 5 सवाल पूछा, 2012 में दोबारा 8 सवाल पूछा, 2013 में 4 सवाल, 2014 में 7 सवाल, 2015 में 10 सवाल पूछा, 2016 8 सवाल, 2017 5 सवाल, 2018 6 सवाल, 2019 में उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे। 4 into 4 मीन 16 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ एक सिंगल चैप्टर से। और 2020 में 3 से 4 सवाल हमारे कहीं नहीं गए इस चैप्टर से। क्लियर? तो आइए रिवाइज करते हैं पूरा चैप्टर इन द वॉइस ऑफ साहिल सिद्दीकी। आइए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिफिकेशन एक जनरल वर्ड है, ये कोई बायो का पेटेंट वर्ड नहीं है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कैरेक्टर्स के आधार पर किसी चीज को बांटना, किसी चीज को कैटेगराइज करना ग्रुप्स में। क्लासिफिकेशन करने का क्या फायदा है, सोचो जरा। अगर मैं बिग बाजार जाता हूं, बिग बाजार में चीजें क्लासिफाई करी गई हैं, बांटी गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर। जैसे जितने भी कपड़े हैं तो कपड़ा होना एक कैरेक्टर, तो हमने वहां पर एक क्लॉथ कॉर्नर बना रखा है, आइसक्रीम का आइसक्रीम कॉर्नर बना रखा है, यूटेंसिल का यूटेंसिल कॉर्नर। ठीक है, इस तरीके से हमने कई सारे वहां पर कॉर्नर्स बना रखे हैं। अगर मुझे कपड़ा खरीदने जाना है तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं आइसक्रीम कॉर्नर की तरफ जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। क्या मैं यूटेंसिल कॉर्नर पे जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। मैं सीधा क्लॉथ कॉर्नर पे जाऊंगा। वहां पर भी देखो, वहां पर भी फॉर्मल ड्रेस लेनी है कि नॉन फॉर्मल ड्रेस लेनी है, वहां पर भी उन्होंने कैटेगराइज कर रखा है, जिससे हम अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्ट तक, डिजायर्ड चीज तक जल्दी पहुंच जाएंगे। अब जैसा कि चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का बायोलॉजी में कैसे यूज किया गया है? बायोलॉजी में ऐसे यूज किया गया है क्योंकि संसार में 17 से 18 लाख लिविंग स्पीसीज हैं इस समय, मौजूदा समय धरती पर 17 से 18 लाख जीव जंतु हैं और हर एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर अलग अलग पढ़ना ये एक इम्पॉसिबल और एक नॉन ह्यूमन टास्क है। तो हमने क्या किया है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, जिन जिन ऑर्गेनिज्म के सिमिलर कैरेक्टर मिले हमने उन सबको उठाकर एक ग्रुप में रख दिया। क्लियर? अब उस ग्रुप का कैरेक्टर जो है वही उसमें मौजूद हर ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है। मतलब अगर हमने उस ग्रुप का कैरेक्टर पढ़ लिया तो उसमें 100, 50, 150, 1,500 जितने भी ऑर्गेनिज्म है हमने उन सबका कैरेक्टर रीड कर लिया। तो सोचो, कम समय में सिर्फ एक ग्रुप का कैरेक्टर पढ़कर हमने हर ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को रीड कर लिया। या उसमें से किसी एक ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर अगर हमने पढ़ा, एक जो सिमिलर कैरेक्टर हो सब में, तो हमने सबका, पूरे ग्रुप का कैरेक्टर समझ लिया। क्लियर? तो क्लासिफिकेशन का ये हुआ एडवांटेज। लेकिन क्लासिफिकेशन कोई आज से नहीं किया जा रहा है। जब सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी, तब भी ह्यूमन क्लासिफाई करता था चीजों को, लेकिन उस समय वो इंस्टिंक्टिवली करता था, रैंडमली करता था। क्लियर? उस समय उसका कोई फिक्स क्राइटेरिया साइंटिफिक नहीं था। वो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत के अनुसार चीजों को क्लासिफाई करता था। जरूरत जैसे फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग। एरिस्टोटल वो पहला साइंटिस्ट था जिसने साइंटिफिकली क्लासिफाई किया लिविंग ऑर्गेनिज्म को। एरिस्टोटल ने प्लांट को भी क्लासिफाई किया, एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया। दैट्स व्हाई एरिस्टोटल को हम कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। एरिस्टोटल ने क्या किया? एरिस्टोटल ने प्लांट्स को कैटेगराइज किया 3 भागों में, प्लांट्स को 3 भागों में बांटा। जब भी पूछा जाए
कि भैया कोई चीज अगर बांटी जा रही है तो हमेशा याद रखो, तुम्हें बेस क्लियर होना चाहिए कि किस बेस पर बांटा। एरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजी देखी। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर, मींस जो चीजें हमें ऊपर से दिखाई दे जाएं वो क्या कहलाएंगी, मॉर्फोलॉजी। उन्होंने सभी प्लांट्स को 3 भागों में बांटा। बड़े प्लांट, लंबे चौड़े प्लांट्स, जो वुडी प्लांट जिनकी वुडी स्टेम थी, उन सबको उन्होंने रखा ट्रीज में। ऐसे प्लांट जो ट्री से साइज में छोटे थे, जिनकी स्टेम बहुत ज्यादा मोटी नहीं थी और जिनकी हाइट ट्रीज जितनी नहीं थी, ट्रीज से कम थी, उन्हें उन्होंने रखा श्रब में। उन्होंने हर्ब में हर उस प्लांट को रखा, हर्ब नाम के ग्रुप में हर उस प्लांट को रखा जिनके पास या तो स्टेम नहीं थी या तो स्टेम थी तो बेहद पतली लचीली स्टेम, क्लियर, और प्लांट बेहद साइज में छोटे। तो जो बिल्कुल लंबे लंबे वाले प्लांट थे, टॉल प्लांट, ट्रीज में रखे गए। श्रब में ट्री से छोटे और हर्ब सबसे छोटे। ट्रीज में जैसे आ गया तुम्हारा बनियन ट्री आ गया, पीपल का ट्री आ गया, तुम्हारा जो है मैंगो ट्री आ गया। और श्रब में जैसे एलोवेरा हो गया, रोज हो गया, लेमन हो गया। हर्ब में जैसे ग्रासेस आ जाएंगी, इसमें टोमेटो, कैरेट, मस्टर्ड, ये सब के सब तुम्हारे हर्ब में चले गए। इस तरीके से उन्होंने मॉर्फोलॉजी के आधार पर प्लांट्स को बांटा 3 भागों में, ट्री, श्रब और हर्ब में। वहीं पर इन्होंने एनिमल्स को भी डिवाइड किया। एनिमल्स को उन्होंने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ कि उनके पास रेड ब्लड है या नहीं है, मींस आरबीसी उनके अंदर मौजूद है या नहीं है। जिनका पास रेड ब्लड था, मींस आरबीसी मौजूद थी, उन्होंने उनको कहा इनाइमा। और जिनके पास रेड ब्लड नहीं था, अर्थात दे डू नॉट हैव रेड ब्लड, उनके पास रेड ब्लड नहीं था, उन्होंने उसको रखा एनाइमा में। ए का मतलब ही क्या होता है, एब्सेंट। इस तरीके से एरिस्टोटल ने प्लांट और एनिमल को बांटा। प्लांट को बांटा 3 भागों में, ट्री, श्रब और हर्ब में। एनिमल को बांटा 2 भागों में, किसमें, इनाइमा और एनाइमा में। बहुत सालों बाद एक साइंटिस्ट आया, कैरोलस लीनियस, जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था, उसके रूल्स भी दिए थे। कैरोलस लीनियस ने क्या किया, उन्होंने कहा संसार में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मान लो मैंने एक बड़ा सा सर्किल बना लिया, इस सर्किल में मैं दिखा रहा हूं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी सर्किल के अंदर मैंने शो कर दिए, क्लियर। कहीं पर इसमें बैक्टीरिया होगा, कहीं पर इसमें आपका नीम का प्लांट होगा, कहीं पर इसमें ह्यूमन होगा, मतलब इसमें टोटल संसार के 17 से 18 लाख स्पीसीज आ गई। लीनियस ने क्या कहा, लीनियस ने कहा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैं 2 भागों में डिवाइड करता हूं। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल पर सेल वॉल थी, सेल वॉल प्रेजेंट थी, उन सबको उन्होंने कहा प्लांटी। उन्होंने कहा जिनके पास सेल वॉल थी वो प्लांटी, और जिनके पास सेल वॉल नहीं थी उनको उन्होंने रखा सेल वॉल एब्सेंट। नेगेटिव का मतलब एब्सेंट। उन्होंने उस ग्रुप को कहा एनिमेलिया। तो इस तरीके से लीनियस ने 2 किंगडम बनाए, एक किंगडम प्लांटी, एक किंगडम एनिमेलिया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। लेकिन लीनियस के क्लासिफिकेशन में, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में बहुत सारी कमियां थी। जैसे अगर मैं कमियों पे बात करूं तो जैसे लीनियस ने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस नहीं किया, उन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों को एक साथ रखा। एग्जांपल के तौर पर अगर आप सोचो, ये है लीनियस का क्लासिफिकेशन, एक तरफ प्लांटी और एक तरफ एनिमेलिया। अगर मैं लीनियस के क्लासिफिकेशन की बात करूं तो प्लांटी ग्रुप में वो रखे जाएंगे जिनके पास सेल वॉल है, एनिमेलिया में जिनके पास सेल वॉल नहीं है। तो बताइए बैक्टीरिया किधर जाएगा, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, इसका मतलब बैक्टीरिया रखा गया होगा किंगडम प्लांटी में, तो इधर उन्होंने रख दिया बैक्टीरिया। बताइए आज के मौजूदा समय में जो प्लांट किंगडम है, आज के समय में देखो, आज का जो प्लांट किंगडम है वो ये नहीं है, आज का जो एनिमल किंगडम है वो ये नहीं है। नाम मैच कर रहे हैं लेकिन बहुत सारा डिफरेंसेस है। लीनियस के हिसाब से प्लांट किंगडम जिनके पास सेल वॉल है, एनिमल किंगडम जिनके पास सेल वॉल नहीं है। तो बताइए बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल है उसको आपने किसमें रखा, किंगडम प्लांटी में। इसके साथ साथ आज का जो प्लांट किंगडम है, मौजूदा प्लांट किंगडम है, उसके सभी के सभी मेंबर किसमें रखे गए होंगे, प्लांटी। एग्जांपल, प्लांट किंगडम में आज हम क्या पढ़ते हैं, एल्गी। एल्गी किधर रखे गए होंगे, इधर, चाहे ग्रीन हो, चाहे ब्राउन हो, चाहे रेड हो। ब्रायोफाइट किधर रखे गए होंगे, प्लांट किंगडम में। ब्रायोफाइट के अंदर चाहे लिवर वॉल्ट हो, चाहे मोसेस हो। टेरिडोफाइट किधर रखे गए होंगे, आपके प्लांटी में। तुम्हारे जिम्नोस्पर्म भी किसमें रखे गए होंगे, प्लांटी। एंजियोस्पर्म भी किसमें रखे गए होंगे, प्लांटी। फंजाई किधर रखा गया होगा, फंजाई के पास भी सेल वॉल होती है, क्योंकि हमें पता है फंजाई की सेल वॉल काइटिन की और पॉलीसेक्राइड्स की बनी होती है, तो फंजाई भी किधर रखे गए होंगे, प्लांटी। क्लियर। और आज का मौजूदा समय का जो एनिमल किंगडम है उसके सभी मेंबर, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटियल मेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कैनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा, ये सब के सब तुम्हारे किसमें रखे गए होंगे, एनिमेलिया में। फ्रॉम पोरीफेरा टू कॉर्डेटा। अच्छा, अब जरा सोचो,
अमीबा सेल वॉल है उसके पास? नहीं है। तो अमीबा किधर रखा गया होगा? लीनियस के द्वारा एनिमेलिया में। अच्छा, एक एल्गी है, नाम सुना होगा, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास किधर रखा गया होगा? क्लेमाइडोमोनास किधर रखा गया होगा? सेल वॉल है, इसका मतलब किधर? प्लांटी। स्पाइरोगाइरा सेल वॉल है, इसका मतलब किधर रखा गया होगा? प्लांटी। इस तरीके से लीनियस ने क्लासिफाई किया प्लांटी और एनिमेलिया को। अब डीमेरिट्स देखो, उन्होंने गलतियां क्या क्या करी। पहली गलती उनकी देखिए, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक साथ रखना, जो कि फाइलोजेनेटिकली एवोल्यूशनरी, ये बात गलत है। ठीक है, आप प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक साथ नहीं रख सकते। इधर देखिए, बैक्टीरिया को उन्होंने, बैक्टीरिया जो कि एक प्रोकैरियोट है, उन्होंने उसे फंजाई के साथ, एल्गी के साथ, जिम्नो के साथ, एंजियो के साथ और ब्रायोटेरिडो के साथ रख दिया, जो कि गलत है। बैक्टीरिया को आप इनके साथ नहीं रख सकते, क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है, बाकी ये जितने हैं सबके सब आपके क्या हैं? यूकैरियोट। तो ये हुई उनकी पहली गलती कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में उन्होंने डिफरेंस नहीं किया। उनकी दूसरी गलती थी, उन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ एक ही ग्रुप में रख दिया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, बाकी चाहे आप ब्रायो की बात करो, टेरिडो की बात करो, जिम्नो की बात करो, एंजियो की बात करो, ये सब के सब मल्टीसेलुलर है, लेकिन इन दोनों को उठा के उन्होंने एक ही ग्रुप में रखा, दैट इज प्लांटी। क्लियर? उनकी तीसरी गलती जो थी वो ये थी कि इन्होंने फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स को, फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म को उन्होंने नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के साथ रखा, जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। अर्थात उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर वालों को एक साथ रख दिया। ये हुई इनकी तीसरी गलती। एग्जांपल के तौर पर, एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो सब कर सकते हैं, लेकिन फंजाई क्या फोटोसिंथेसिस कर सकता है? नहीं। तो फोटोसिंथेसिस करने वाले एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो को उन्होंने रख दिया फंजाई के साथ, जो कि हेटेरोट्रॉपिक है। तो क्या ये उनकी तीसरी गलती नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो लीनियस की मेनली कितनी गलतियां थी? मेन डिमेरिट्स कितनी है? 3। प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ रखना, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रखना, उसके साथ साथ आपका फोटोसिंथेसिस करने वाले को नॉन फोटोसिंथेटिक वाले के साथ रखा, जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते और जो कर सकते हैं, एक साथ एक ही ग्रुप में रखा। ये रही उनकी 3 बड़ी मेजर गलतियां। और साथ में लीनियस ने सिर्फ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी उठाई, सिर्फ उन्होंने सेल देखी, सेल वॉल है तो प्लांट, नहीं है एनिमल। तो सिर्फ एक कैरेक्टर के आधार पर चीजों को अगर आप कैटेगराइज कर रहे हो तो दिस इज रॉन्ग। तो लीनियस को और भी चीजें बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अलावा उन्हें और भी चीजें ऐड करनी चाहिए थी, जैसे सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, नेचर ऑफ वॉल, जो सेल वॉल है उसका नेचर कैसा है, काइटिन की बनी है कि सेलुलोज की बनी है कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक है कि हेट्रोट्रॉपिक है। अब ऑटोट्रॉपिक है तो फोटो ऑटोट्रॉपिक है कि कीमो ऑटोट्रॉपिक है। हैबिटाट, कोई चीज एक्वेटिक है कि टेरेस्ट्रियल है। अब एक्वेटिक है तो फ्रेश वाटर है या मैराइन है। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव है, एसेक्सुअल है या सेक्सुअल है। और मेन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को तो उन्होंने पूरा इग्नोर कर दिया। प्रोकैरियोट यूकैरियोट को भाई एक साथ रख दिया, यूनिमल्टी को एक साथ रख रहे हो, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को एक साथ रख रहे हो, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ही उन्होंने नहीं काउंट किया, जो मौजूदा समय में, रिसेंट टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है क्लासिफिकेशन में। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या? फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो आइए, वक्त के साथ लीनियस के क्लासिफिकेशन को बाद में गलत ठहरा दिया गया इन सारी कमियों में, लेकिन एक साथ नहीं, अलग अलग साइंटिस्ट आए, सबने क्राइटेरिया दिया और अल्टीमेटली लीनियस को उन्होंने गलत ठहराया। लेकिन ये जो लीनियस ने शुरुआत में नाम दिया था प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ये आज भी मौजूदा समय भी व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन में भी प्लांट और एनिमल किंगडम चलता है। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे वक्त के साथ क्लासिफिकेशन चेंज होता गया। अगर हम बात करें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि किसने दिया था भैया? लीनियस। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो लीनियस ने दिया था, उसमें उन्होंने प्लांट और एनिमल नाम के 2 किंगडम बनाए। इसके बाद लीनियस के काफी टाइम बाद, याद रखना लीनियस का क्लासिफिकेशन काफी लंबे समय तक चला है, 100 साल से ज्यादा। क्लियर? लीनियस के बाद आए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले, इन्होंने 3 ग्रुप बनाया, नाम था उनका हैकल। हैकल ने क्या कहा? हैकल ने कहा कि प्लांट और एनिमल, मैं दोनों में देख रहा हूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मौजूद है। प्लांट में जैसे बैक्टीरिया मौजूद है, क्यों? क्योंकि लीनियस के हिसाब से सेल वॉल है तो प्लांटी, नहीं है तो एनिमेलिया। प्लांट में उन्हें मिला बैक्टीरिया, एनिमेलिया में ऐसे उन्हें मिला होगा अमीबा। उन्होंने कहा जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब अलग किए जाएंगे
और उनके लिए एक अलग किंगडम बनाया जाएगा एंड द किंगडम उन्होंने जो नाम दिया वो था प्रोटिस्टा। उन्होंने कहा प्रोटिस्टा ये वो ग्रुप होगा जिसमें सब के सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखे जाएंगे और प्लांटी और एनिमेलिया में बचे हुए मल्टी सेलुलर जिनके पास सेल वॉल है वो प्लांटी में रखे जाएंगे अभी भी, और जिनके पास सेल वॉल नहीं है लेकिन मल्टी सेलुलर होना चाहिए क्योंकि सभी यूनिसेलुलर को उठाकर उन्होंने किसमें रख दिया, प्रोटिस्टा में। मल्टी सेलुलर है, सेल वॉल नहीं है तो किसमें रखेंगे, एनिमेलिया। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए 4 किंगडम क्लासिफिकेशन लेकर। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले थे कोपलैंड। कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने जब प्रोटिस्टा को ढंग से नोटिस किया तो उन्होंने कहा कि मानते हैं कि सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में रख दिए गए। अब हैकल के हिसाब से जो प्लांटी और एनिमेलिया है उसमें सबके सब मल्टीसेलुलर है, लेकिन यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा वाले ग्रुप में इसमें भी मुझे 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, एक प्रोकैरियोट एक यूकैरियोट। उन्होंने कहा जितने भी प्रोकैरियोट है प्रोटिस्टा में मौजूद हैं वो सब के सब अब रखे जाएंगे मोनेरा में। तो मोनेरा में आ गए यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट वाले और वहीं पर प्रोटिस्टा में बचे हुए यूनिसेलुलर यूकैरियोट रह गए किसमें, प्रोटिस्टा में। और प्लांट और एनिमेलिया बिल्कुल वैसे ही उतर गए। क्लियर। इसके बाद फाइनल क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वैसे इसके बाद कार्ल वूजी का भी क्लासिफिकेशन है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले थे आर.एच. विटेकर जिनका क्लासिफिकेशन आया था 1969 में। आर.एच. विटेकर के खुद के क्राइटेरियाज थे। उन्होंने 5 मेन क्राइटेरिया लिया। क्राइटेरिया तो बहुत सारे उन्होंने लिए क्लासिफाई करने के लिए, लेकिन 5 मेन क्राइटेरिया आर.एच. विटेकर का था। पीसीएम रट ट्रिक है ये। क्लियर। इधर देखना पीसीएम रट। पीसीएम रट में क्या, पीसीएम रट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रट लो, रटी लो तभी तो बायो लियो। जो क्या पी से हुआ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। विटेकर ने ये 5 क्राइटेरिया लिए। पहला है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसके बाद सी से उन्होंने लिया सेल स्ट्रक्चर कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। एम से उन्होंने लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अर्थात न्यूट्रिशन लेने का मोड क्या है, ऑटोट्रोपिक है या हेट्रोट्रोपिक है। अब ऑटोट्रोपिक है तो फोटो ऑटोट्रोपिक है कि कीमो ऑटोट्रोपिक है। आर से उन्होंने लिया रिप्रोडक्शन और टी से उन्होंने लिया थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, मल्टी सेलुलर है कि यूनिसेलुलर है। अब मल्टी सेलुलर है तो ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल की है, टिश्यू लेवल की है, ऑर्गन लेवल की है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल की है। तो पीसीएम रेट के आधार पर आर.एच. विटेकर ने 1969 में लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। आइए अब अगर हम पीछे जाएं वापस तो हमने देखा था 2 किंगडम लीनियस ने दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अब्सेंस ऑफ सेल वॉल है, प्लांटी नहीं है, एनिमेलिया। हैकल आता है 3 किंगडम देता है, सभी यूनिसेलुलर को प्रोटिस्टा में डालता है, बचे हुए मल्टीसेलुलर प्लांटी और एनिमेलिया में। 4 किंगडम कोपलैंड प्रोटिस्टा के जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट थे वो मोनेरा में डाल दिए गए और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे वो प्रोटिस्टा में रखे गए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर 1969। उन्होंने जब देखा कि सेल वॉल जिनके जिनके पास है वो मुझे प्लांटी किंगडम में दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि प्लांटी में सेल वॉल का नेचर कैसा है। अगर सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है तो उन्होंने कहा कि वो सब के सब रखे जाएंगे फंजाई में, और अगर सेल वॉल सेलुलोज की बनी है तो वो सिंपली किस में रखे जाएंगे, प्लांटी किंगडम में। क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से 5 किंगडम हुए उनके, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब कॉमन सेंस लगाइए और देखकर बताइए कौन से ऐसे 2 किंगडम हैं जो हर क्लासिफिकेशन में हमें दिखे। मानते हैं उनके ऑर्गेनिज्म अलग अलग समय पर चेंज होते रहे, क्लियर, लेकिन कौन से ऐसे 2 किंगडम है लेकिन जो हर जगह कॉमन थे। तो मुझे हर जगह कॉमन 2 किंगडम दिख रहे हैं। प्लांटी एनिमेलिया लीनियस में भी था, प्लांटी एनिमेलिया आपका हैकल में भी था, प्लांटी एनिमेलिया आपका कोपलैंड में भी था और प्लांटी एनिमेलिया आपका विटेकर में भी था। तो ये 2 किंगडम थे जो हर क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन वक्त दर वक्त बदलता गया, टाइम टू टाइम चेंज होता गया, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग क्राइटेरिया लेकर आए। एक सेल वॉल के प्रेजेंस एब्सेंस पे बात किया तो दूसरा यूनिमल्टी पे बात किया, तो तीसरा वहीं पर आपसे बात कर रहा है प्रोकैरियोट यूकैरियोट को कंसीडर कर रहा है। फिर विटेकर आता है जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और थैलस ऑर्गेनाइजेशन पे बातें करता है। तो वक्त के साथ अलग अलग साइंटिस्ट आते गए जो अलग अलग क्राइटेरिया लिए, ठीक है। तो यहां पर नोटिस करने वाली बात है कि प्लांटी एनिमेलिया हर क्लासिफिकेशन में मौजूद था, और उसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पे नोटिस करा रहा हूं कि जो ऑर्गेनिज्म कभी प्लांटी में रहे होंगे और एनिमेलिया में रहे होंगे वो इधर हैकल ने किस में रख दिए, कोपलैंड में। मतलब मैं बोल सकता हूं वक्त के साथ किंगडम का
नेचर बदला गया। नेचर बदला गया कहने का मतलब शुरू में तो प्लांटी एनिमेलिया बस ऐसे बन गए ना, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेल वॉल, लेकिन आज जो है इनके कैरेक्टर्स क्या होते गए, चेंज होते गए। तो वक्त के साथ जो किसी भी ग्रुप की प्रॉपर्टीज थी वो चेंज होती गई, क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिक आते गए, वो अलग अलग क्राइटेरिया लेकर आए। ठीक है, वक्त के साथ जो किंगडम के अंदर ऑर्गेनिज्म थे वो ऑर्गेनिज्म उससे निकालकर शिफ्ट किए गए, और कि भैया वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, किस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। और वक्त के साथ जो कभी किसी किंगडम में, जैसे प्लांटी किंगडम में फंजाई किसी किंगडम में एक ग्रुप की तरह रहा करते थे, एक बड़े किंगडम में एक ग्रुप की तरह रहा करते थे, जैसे फंजाई प्लांटी में रखे गए लीनियस के द्वारा, वो आज अपने आप में एक सेपरेट किंगडम बने बैठे हैं। तो मैं बोल सकता हूं अपनी सारी बातों को कुछ शब्दों में, टाइम टू टाइम वक्त के साथ डिफरेंट साइंटिस्ट आते गए, लीनियस, हैकेल, कोपलैंड, विटेकर, अलग अलग वैज्ञानिक के अलग अलग क्राइटेरिया थे, जिसकी वजह से जो कभी किसी किंगडम के ग्रुप हुआ करते थे आज वो अपना अलग किंगडम बनाए बैठे हैं। किंगडम में बहुत सारी शफलिंग हुई ऑर्गेनिज्म की, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अलग निकलकर एक अलग ग्रुप बना लिए। क्लियर है यहां तक सारी बातें? तो चलिए, इस तरीके से हमने ये सारी चीजें देख ली। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी का टेबल, जो एनसीईआरटी टेबल दिया गया है 2.1, दूसरे चैप्टर का पहला टेबल, टेबल 2.1, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम। आर.एस. व्हिटकर ने जो 5 किंगडम दिया था उसके मेन उन्होंने 5 क्राइटेरिया लिए थे, अभी बताया था, PCMRT, PCM रट, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन मींस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए देखते हैं, यहां पर उन्होंने कैरेक्टर्स लिख दिए हैं एनसीईआरटी ने। सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या अब्सेंट है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले सेल टाइप, जो 5 भागों में बांटा उन्होंने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो मोनेरा आपके प्रोकैरियोट है, बाकी बचे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 4 के चारों आपके क्या हुए, यूकैरियोट। सेल वॉल की अब बात करते हैं। सेल वॉल मोनेरा के कुछ मेंबर्स के पास है, कुछ के पास नहीं है, जैसे बैक्टीरिया के पास है, लेकिन माइकोप्लाज्मा मोनेरा का तो मेंबर है लेकिन उसके पास सेल वॉल नहीं है। तो हम यहां से एक पॉइंट निकाल सकते हैं कि सभी मोनेरेंस के पास सेल वॉल नहीं होती। हाँ, मोस्ट ऑफ द मोनेरेंस के पास होगी लेकिन माइकोप्लाज्मा के पास नहीं है। प्रोटिस्टा की बात करें, प्रोटिस्टा में भी प्रेजेंट इन सम, कुछ ही प्रोटिस्टेंस हैं जिनके पास सेल वॉल है। एग्जांपल क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट, इनके पास सेल वॉल है। इसके बाद और बचे हुए आपके यूग्लेनॉइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोवंस, इनके पास सेल वॉल नहीं है। फंजाई में सेल वॉल तो सबके पास है लेकिन विदाउट सेलुलोज, लेकिन उनमें सेलुलोज नहीं होता। मींस फंजाई की सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक हुई। फंजाई की सेल वॉल बनी है काइटिन की और उसके साथ कुछ पॉलीसैकेराइड्स की। प्लांटी में सेल वॉल तो प्रेजेंट है लेकिन सेल वॉल इसकी आपकी कैसी होगी, सेलुलोजिक। एनिमेलिया में तो सेल वॉल का सवाल ही नहीं, सेल वॉल अपसेट। अब बात करते हैं मोनेरा की सेल वॉल। मोनेरा की सेल वॉल के लिए लिखा हुआ है नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलर या नॉन सेलुलोजिक बोल दीजिए आप। क्लियर? कहने का मतलब कि सेलुलोज इसमें अब्सेंट होता है, इसमें सेलुलोज की जगह होता है पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड। हमें पता है कि मोनेरंस में जो बैक्टीरिया आते हैं उनकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। पेप्टाइडोग्लाइकन आपका बना होता है अमीनो एसिड प्लस शुगर से। इसका मतलब शुगर, वो भी शुगर कैसी, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड शुगर और अमीनो एसिड होता है। वही उन्होंने लिखा है कि सेलुलोज की सेल वॉल नहीं होती है, पॉलीसैकेराइड की होती है और अमीनो एसिड की। इधर अब हम अगर एक ओवरव्यू लें तो मोनेरा के मोस्ट ऑफ द मेंबर के पास सेल वॉल है, माइकोप्लाज्मा के पास नहीं है। प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट के पास है, यूग्लोनाइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोवन के पास नहीं है। फंजाई में सेल वॉल है लेकिन सेलुलोज की नहीं, काइटिन पॉलीसैकेराइड की है। प्लांटी में सभी के पास सेल वॉल है लेकिन किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की। और एनिमल में सेल वॉल अब्सेंट। अगर पूछा जाए कि किस किंगडम के किसी भी मेंबर के पास सेल वॉल होती ही नहीं, तो आवर आंसर विल बी एनिमेलिया, क्योंकि सब में सेल वॉल है। किस किंगडम में, अगर अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि किस किंगडम में पूरे के पूरे किंगडम के पास सेल वॉल है, तो हमारा आंसर होगा फंजाई और प्लांटी, क्योंकि मोनेरा के मोस्ट ऑफ द मेंबर के पास है, प्रोटिस्टा में कुछ मेंबर के पास है। इसके बाद अगर हम बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि मोनेरा प्रोकैरियोट है तो मोनेरा के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट, बाकी सब यूकैरियोट, इस वजह से बाकी सब बचे हुए के पास प्रेजेंट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, क्योंकि ये दोनों ग्रुप यूनिसेलुलर के हैं, इस वजह से इनकी जो बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी का संगठन है, वो सिर्फ सेलुलर लेवल का है। वहीं पर फंजाई में मल्टी सेलुलर होता है लेकिन जो टिश्यू बनते हैं वो काफी लूज होते हैं।
और वहीं पर प्लांट की बात करें तो टिश्यू का भी डेवलपमेंट हुआ और ऑर्गन का भी। जैसे ऑर्गन कैसे, रूट, स्टेम, लीफ। एनिमल्स में टिश्यू लेवल की भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल की भी है और ऑर्गन सिस्टम लेवल की भी है। डिपेंड करते हैं आप किस लेवल पे बात कर रहे हो। अगर हम बात करें पोरीफेरेंस की एनिमल किंगडम में, तो पोरीफेरेंस की सेलुलर लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है, वहीं पर सेलेंट्रेटा की और टीनोफोरा की टिश्यू लेवल पर है। प्लेटियलमेंथीज में मैक्सिमम मेंबर की ऑर्गन लेवल की है और कुछ मेंबर की ऑर्गन सिस्टम लेवल की, और पोरीफेरेंस के बाद सबकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल की है। क्लियर? तो एनिमल्स में टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और सेलुलर लेवल सब आ जाता है। क्लियर? अच्छा, सेलुलर लेवल कहने का मतलब सिंगल सेल नहीं है, सेलुलर लेवल मतलब है तो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। यहां पर मैं एनिमेलिया की बात कर रहा हूं, है तो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर लेकिन टिश्यू का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। एनिमेलिया की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर? अब बातें करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, कि आखिर भोजन प्राप्त करने का जरिया क्या है, मोड क्या है। मोनेरन्स ऑटोट्रोपिक होते हैं और हेट्रोट्रोपिक दोनों होते हैं। ऑटो में कीमो ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं और फोटो ऑटोट्रोपिक। फोटो ऑटोट्रोपिक कहने का मतलब क्या हुआ? फोटो ऑटोट्रोपिक कहने का मतलब हुआ फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। हेट्रोटॉपिक में ये सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, मींस सड़ी गली चीजों से नरिशमेंट ले रहे हैं, या पैरासिटिक मींस किसी की बॉडी के अंदर जाकर उसी से नरिशमेंट ले रहे हैं और उसी की बॉडी में रह भी रहे हैं और उसी का नुकसान भी कर रहे हैं। तो मोनेरन्स का बहुत डाइवर्स टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रोपिक भी है, हेट्रोट्रोपिक भी है, ऑटो में फोटो भी है और कीमो भी है। प्रोटिस्टेंस की बात करें, प्रोटिस्टेंस ऑटोट्रोपिक है लेकिन फोटोसिंथेटिक है, कीमोसिंथेटिक नहीं है, फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस के एग्जांपल क्या हुए आपके? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजलेट और यूग्लेनॉइड भी कर सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन क्या है, सनलाइट है या नहीं है। लेकिन स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोवंस ये दोनों के दोनों आपके क्या है? हेट्रोट्रोपिक। तो प्रोटिस्टा में ऑटोट्रोपिक भी है और हेट्रोट्रोपिक भी है। वहीं पर फंजाई आपके हेट्रोट्रोपिक हैं, जो सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, सड़ी गली चीजों से नरिशमेंट ले सकते हैं, या पैरासिटिक हो सकते हैं। प्लांटी ऑटोट्रोपिक है और ऑटोट्रोपिक में भी फोटो ऑटोट्रोपिक है। एनिमेलिया की बात करें, एनिमेलिया हेट्रोट्रोपिक है। हेट्रोट्रोपिक में वो होलोजोइक भी हो सकते हैं कि पूरे का पूरा खाना इंजेस्ट कर रहे हैं, या सैप्रोफिटिक हो सकते हैं कि सड़ी गली चीजें ले रहे हैं। इस तरीके से व्हिटेकर का हमने पूरा चार्ट पढ़ लिया है। अब इस चार्ट का पूरा एक बार में ओवरव्यू लेते हैं। इधर लिख दिए गए पांचों किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। सेल टाइप, मोनेरा आपका प्रोकैरियोट, बाकी बचे यूकैरियोट। सेल वॉल मोनेरा के पास भी है, प्रोटिस्टा के पास भी है, फंजाई के पास भी, प्लांटी के पास भी है। सिर्फ एनिमेलिया ये कैसा है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती। मोनेरा की बात करें तो मोनेरा की सेल वॉल का जो नेचर है वो नॉन सेलुलर है, मींस नॉन सेलुलोजिक है। सेलुलोज इसमें नहीं पाया जाता, इसमें इसकी सेल वॉल में पाया जाता है पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड। क्योंकि मोनेरा का कौन सा मेंबर है जिसके पास सेल वॉल है? मेन मेंबर कौन है मोनेरा का? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, जिसमें अमीनो एसिड होता है और साथ में शुगर होता है। शुगर कौन सी? पॉलीसैकेराइड। प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो प्रोटिस्टा को हम 5 भागों में क्लासिफाई कर रखे हैं: क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोवन। प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजलेट के पास सेल वॉल है, लेकिन यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोवंस के पास सेल वॉल नहीं है। इस वजह से लिखता है प्रेजेंट इन सम, मोस्ट नहीं सम। 2 के पास है, 2 ग्रुप के पास है, 3 के पास नहीं है, तो प्रेजेंट इन सम ही तो हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें फंजाई के पास सेल वॉल तो है लेकिन सेलुलोज नहीं। फंजाई की सेल वॉल काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। प्लांटी के हर मेंबर के पास सेल वॉल है लेकिन बनी है सेलुलोज की। और एनिमेलिया के पास तो सेल वॉल है ही नहीं। यहां पर ये बातें हो गई। अब आगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि मोनेरा प्रोकैरियोट है तो मोनेरा के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। बाकी बचे यूकैरियोट, तो बाकी सबके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मोनेरा, प्रोटिस्टा दोनों के दोनों यूनिसेलुलर है, इस वजह से इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या बोली जाती है? सेलुलर। फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं और इसमें टिश्यू का जो डेवलपमेंट होता है काफी लूज होता है। क्लियर? तो लिखा हुआ है मल्टी सेलुलर, लूज टिश्यू। प्लांटी में टिश्यू भी बनते हैं और ऑर्गन भी बनते हैं, ऑर्गन जैसे रूट, स्टेम और लीफ। एनिमेलिया डिपेंड करता है आप कौन सा मेंबर पढ़ रहे हो। अगर आप सिलेंटेटा टीनोफोरा पढ़ रहे हो तो टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन, प्लेटियलमेंथीज पढ़ रहे हो तो ऑर्गन लेवल की ऑर्गेनाइजेशन, और भी हायर फाइलम में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और प्लेटियलमेंथीज के बाद सबके पास आपकी क्या हो जाती है? ऑर्गन सिस्टम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना प्राप्त करने का तरीका क्या है? अगर मोनेरन्स की बात करें, मोनेरन्स में वैसे भी लॉजिकली सोच लो, बैक्टीरिया आपके ऑटोट्रोपिक भी होते हैं, हेट्रोट्रोपिक भी होते हैं। हेट्रोट्रोपिक में मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया डिकम्पोजर है। ऑटोट्रोपिक, कीमो ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं बैक्टीरिया, और फोटो ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं। इसका मतलब मोनेरा ऑटोट्रोपिक भी, हेट्रोट्रोपिक भी, ऑटो में कीमो भी है और फोटो ऑटोट्रोपिक भी है। प्रोटिस्टा की अगर बात करें, प्रोटिस्टा के आपके 2 मेंबर क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजलेट, ये तो फोटोसिंथेटिक है ही, मींस ये ऑटोट्रोपिक है, और ऑटोट्रोपिक में भी क्या है? फोटोसिंथेटिक। कीमो नहीं, फोटोसिंथेटिक। क्लियर? और यूग्लिनॉइड
डिपेंड करता है कंडीशन क्या है, फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, अगर सनलाइट नहीं मिल रही है तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाकर भी अपना जीवन चला सकता है। और इसके बाद अगर बात करें स्लाइम मोल्ड की और प्रोटोजोवंस की, तो स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोवन हेटेरोट्रॉपिक है। फंजाई की बात करें तो फंजाई तो हेटेरोट्रॉपिक है ही, सैप्रोफिटिक है, सड़ी गली चीजें खा सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, दूसरे की बॉडी में रह के उससे नरिशमेंट लेंगे और उसका नुकसान भी करेंगे। प्लांटी ऑटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक में भी फोटोसिंथेसिस करने वाले, और एनिमली आपके हेटेरोट्रॉपिक, होलोजोइक और सैप्रोफिटिक कुछ भी हो सकते हैं। दैट्स ऑल। हर परीक्षा में उसका भी नंबर बढ़ने लगा है। ललन मोरा अंग्रेजी हिंदी गणित सब पढ़ने लगा है।